अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ताया अब्बू ने बहुत शौक से घर बनवाया था, मगर उनकी किस्मत कि वो उसमें रह ना पाए। जो ही ये खूबसूरत मकान मुकम्मल हुआ, ताया अब्बू एक रोज़ अचानक सीढ़ियों से गिरकर चल बसे। सभी ने उसको इत्तफाकी हादसा जाना, मगर ताई कहती थीं कि ये इत्तफाकी हादसा नहीं है, ये जगह भारी है, क्योंकि मकान की तामीर के दौरान भी 2 मजदूर वक्तन फ़ौक्तन गिरकर बुरी तरह ज़ख्मी होकर मर गए थे और फिर शौहर चल बसे। उनके ख्याल में ये मकान मनहूस था। ऐसा अक्सर लोग सोचते हैं और कुछ लोग ऐसी बातों को वहम कहते हैं। बहरहाल ताई अम्मा को इन्हीं वहमों और वसवसों ने घेर लिया था। तभी वो इस मकान को फ़रोख्त करने के दरपे हुईं। उन्होंने वाले साहब को बुलाकर अपना इंदिया बताया। अब्बू ने समझाया कि ये मकान उम्दा और अच्छा बना हुआ है। मेरे मरहूम भाई ने बहुत शौक से तामीर कराया है। ये उनकी तकदीर कि ज़िंदगी ने मोहलत नहीं दी। मेरी मानो तो मकान फ़रोख्त करने का ख्याल दिल से निकाल दो, क्योंकि दोबारा ऐसा घर ना बना पाओगी। ये बच्चों के काम आएगा, उनको साहिबान से महरूम मत करो। मगर ताई अम्मा अपनी बात पर अड़ गईं। बोलीं, तुमको अच्छा लगता है तो तुम ही मकान ख़रीद लो, जो कीमत लगे बेशक उससे कुछ कम दे देना, मगर मैं अब इसमें ना रहूँगी। ये घर हमको बहुत पसंद था, मगर हम ख़रीद नहीं सकते थे, क्योंकि ताई की मुसलसल ऐसी बातों ने अम्मी को भी वहम में डाल दिया था। जब ताई बीमार पड़ी तो उनके बेटे ने ये औने पौने फ़रोख्त कर दिया। जिसने ये ख़रीदा वो वापडा में मुलाजिम था। उसका नाम नईम और बीवी का मारिया था। दोनों मियाँ बीवी बहुत खूबसूरत थे और चांद सूरज की जोड़ी कहलाते थे। उनके आपस में मोहब्बत भी बेमिसाल थी। शुरू दिनों में बहुत खुश थे। साल बाद खुदा ने बेटा दिया तो खुशी दोबाला हो गई। अब वो हमा वक्त बेटे की परवरिश में मगन रहने लगी। ससुराल वाले ज्यादती करते तो नज़रअंदाज कर दिया करती, क्योंकि बेटे की नेमत पाकर उसको किसी की परवाह ना रही थी। उसने बच्चे का नाम उम्मीद रखा। जब उम्मीद कुछ बड़ा हो गया तो मारिया ने सोचा कि क्यों ना कोई काम करूं। उसने बीए के साथ साथ बीएड का कोर्स किया हुआ था। कुछ कोशिश के बाद स्कूल में नौकरी मिल गई और वो ड्यूटी पर जाने लगी। उस दिन के बाद से उसकी ज़िंदगी के बुरे दिन शुरू हो गए, क्योंकि मुलाजमत के साथ घर का काम पूरी तरह नहीं कर पाती थी। ड्यूटी से आकर किचन संभालने की बजाय सीधी ऊपर अपने कमरे में चली जाती, ताकि थोड़ी देर आराम कर सके। बच्चा 4 साल का था, जिसको वो साथ स्कूल ले जाती और साथ लाती। घर आकर सबसे पहले उसके लिए आराम और खुराक का बंदोबस्त करती। यूं दोपहर से शाम हो जाती, तब अपने लिए खाना लेने नीचे आती। सास और जेठानी मुंह बनाती कि कमाती अपने लिए है और हमको नौकरानी समझ रखा है, कोई काम नहीं करती, इसको मुफ्त में पका पकाया खाना चाहिए। रोज़ रोज़ ऐसी बातें सुनकर वो तंग आ गई। उधर सास नंदों ने नईम के भी कान भरने शुरू कर दिए, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो बीवी से बददिल होने लगा। जब घर आता खाना माँ के पास लेकर खाता, वो कुछ न कुछ बात बीवी के खिलाफ ज़रूर कह देती। जहाँ इंसान 2 वक्त खाना खाता है वहीं बैठता भी है। नईम अब सिर्फ सोने के लिए कमरे में आता, सारा वक्त नीचे अपनी माँ और दीगर घर वालों के पास गुजारता। मारिया ने कोई शिकवा ना किया। उसकी तो मजबूरी थी, नौकरी जो करती थी। इसी असना में वो दूसरे बच्चे की माँ बन गई। अब जिम्मेदारी और बढ़ गई। पहले शौहर के जो थोड़े बहुत काम करती थी, अब नहीं कर सकती थी। माँ बेटे के सारे काम कर देती और मारिया सब्र शुक्र कर लेती। जेठानी ने कहना शुरू कर दिया कि ऐसी बहू लाने का क्या फ़ायदा, उल्टा हम उनके काम करें, उनके शौहर के काम भी करें। बेहतर है कि ये मियाँ बीवी अलग हो जाएं। ससुर ने मामला बढ़ता देखकर नईम और मारिया को अलग कर दिया, जिस पर मारिया ने कोई एतराज़ ना किया। अलबत्ता वो खाना घर में बहुत कम पकाती और ज़्यादातर बाहर से ले आती थी। शौहर को एतराज़ था कि बाहर का खाना रोज़ नहीं खा सकता, लिहाजा अब भी उसका ज़्यादा वक्त माँ बहन भाइयों में गुजरता। खाना वो माँ के घर खाता। दूसरे बच्चे की पैदाइश पर मारिया का काम और बढ़ गया और वो बिल्कुल घर और घर वालों से कट कर रह गई। सभी ने सुख दुख में उसका साथ छोड़ दिया। एक तरह से वो गैर और अजनबी होकर रह गई थी। शौहर घर पर ना होता, बच्चा बीमार हो जाता, कोई ना पूछता। सिर्फ ससुर ही वो हस्ती थे
जो दुख सुख में उस मसरूफ़ बहू का ख्याल करते और बीमार बच्चों को डॉक्टर के पास ले जाते थे। मारिया एक मुलाजिम पेशा औरत थी, मगर कोई उसकी मजबूरियां नहीं समझता था। अपनी तनख्वाह में से थोड़ा सा हिस्सा किचन में डालती थी, बाकी जमा करती थी। अपने और बच्चों के अखराजात की मद में भी रकम सर्फ कर दिया करती। जब उसे अलग कर दिया गया, उसने किचन का खर्चा देना बंद कर दिया और नईम से कहा, तुम्हारी मर्जी, अपनी तनख्वाह में से जितना चाहो घर वालों को दो, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा, मगर मैं मेहनत और मुशक्क़त अपने बच्चों के मुस्तकबिल की खातिर कर रही हूँ। अपना खाना भी बाहर से मंगवाती हूँ, लिहाजा अब मैं सास को किचन का खर्चा ना दूंगी। ससुर ने पूछा कि बेटी मारिया, तुमने इतने साल मुलाजमत की है, क्या कुछ जोड़ा भी है? उसने बताया, हाँ अब्बा जी, मैंने काफ़ी बचत की है। कितने रुपए होंगे? 5 लाख अब्बा जी। कुछ रकम अम्मी अब्बू ने दी थी, वो भी शामिल है। ठीक है बेटी, बाकी रकम का मैं बंदोबस्त किए देता हूँ। अगर कुछ कम पड़ा तो लोन ले लेंगे। मैं तुम्हारे लिए कोई मकान तलाश करता हूँ। तुम किराए के मकान में रहने की बजाय अपने मकान की मालिक हो जाओ तो बेहतर होगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ तुम्हारा गुजारा खासा मुश्किल हो गया है। यूँ उन्होंने जो घर नईम और मारिया के लिए तलाश किया, वो हमारे ताया अब्बू का मकान था, जो खूबसूरत और उम्दा बना हुआ था, मगर ताई अम्मा के वहम की वजह से औने पौने बिक रहा था। मारिया और नईम इतना अच्छा घर मिलने पर खुश थे, लेकिन मोहल्ले की औरतों ने मारिया को बहुत अजीब व गरीब बातें बताईं। वो बेचारी डर गई और उसने 11 दिन तक रोज़ घर में सूरह यासीन पढ़वाई। वो हर रोज़ तमाम मोहल्ले वालियों को बुलाने उनके घर जाती और खुशी खुशी अपने घर पढ़ाई के लिए बुलाती रही। यूँ हमारे घर तभी वो आई। मारिया बहुत प्यार से बोलने वाली औरत थी। नईम भी निहायत अदब व इनकिसारी से बात करता था। दोनों मियाँ बीवी हर एक के साथ खलूस से मिलते। मारिया अब भी स्कूल पढ़ाने जाती थी। वो फिर उम्मीद से हो गई तो ड्यूटी पर जाना मुश्किल हो गया। घरदारी भी संभालनी थी। ससुराल और मैके से कोई उसका हाल दरियाफ्त करने नहीं आता था। अलबत्ता कभी कभी ससुर अपने पोतों से मिलने आ जाते थे। यहाँ उनको आए कुछ ही अरसा हुआ था कि एक दिन मालूम हुआ कि नईम ने मारिया को मारा है, मगर किसी ने बात ना की। ये सोचकर कि ये उनके अपने घर का मामला है, मारिया ने फ़ोन करके ससुर को बुलवाया और कहा कि नईम को समझाइए, आपके बेटे ने इस हालत में मुझे मारा है, जबकि बच्चे की पैदाइश के दिन करीब हैं। ऐसे में मेरी जान भी जा सकती थी। बाप ने बेटे को तंबीह की कि आइंदा बहू पर हाथ ना उठाना, वरना ये मकान मारिया के नाम है। मैं तुमको कान से पकड़कर निकाल बाहर करूंगा। अभी इस वाक़े को 15 दिन गुजरे थे कि एक अजीब वाक़या हुआ। मारिया के ससुर मकान की छत पर कुछ रखने गए और जब वो सीढ़ियाँ उतर रहे थे, उनका पाँव फिसल गया। वो गिर पड़े और अस्पताल में चंद दिन रहकर फौत हो गए। ये ऐसा वाक़या था जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। बिल्कुल ऐसी ही मौत सीढ़ियों पर से फिसलने की वजह से हमारे ताया अब्बू की भी हुई थी। खैर, हमने तो चुप साध ली, मगर मोहल्ले वाले कब चुप रहने वाले थे। उन्होंने मारिया और नईम को कहा कि ये सीढ़ियाँ आसेब ज़दा हैं। मालिक मकान के अलावा 2 मजदूर भी गिर चुके हैं और अब यह चौथा वाक़या है। बेहतर है ये मकान फ़रोख्त कर दें या फिर सीढ़ियाँ बंद करा दें और छत पर ना जाएं। गालबन वहाँ जिन रहते हैं। मारिया ने इस वाक़े को खुदा की मर्ज़ी कहकर नज़रअंदाज कर दिया, मगर नईम को वहम हो गया। मकान तो फ़रोख्त ना हो सका, अलबत्ता उसने सीढ़ियाँ बंद करा दी। मारिया बहुत उदास और चुप चुप रहने लगी थी। पहले जब उसका जी घबराता था, वो छत पर चली जाती थी और सुकून मिल जाता था, लेकिन अब सीढ़ियों के आगे दीवार आ जाने से ऊपर जाने का रास्ता ही बंद कर दिया गया था। मारिया को ससुर के वफात पाने का अजहद दुख हुआ, क्योंकि एक वही शख्स उसका हमदर्द गम गुसार था, वो भी चल बसा। वो अपना दुख दर्द किसी से नहीं कह सकती थी। जब कोई अच्छा प्यार करने वाला इंसान चल बसता है तो दुख होता ही है। वक्त के धारे में वो बहती रही। खुदा जाने मारिया की किस्मत कैसी थी। वो अपने घर की खातिर मुलाजमत कर रही थी, दोहरे अजाब सह रही थी। नईम को इस बात की कदर न थी। वो बात बात पर उस पर बरस पड़ता था कि ऐसी मुलाजमत का क्या फ़ायदा जब बीवी होते हुए मुझको सुकून नहीं है। इससे अच्छा था कि तुम मुलाजमत ना करती, घर बैठ जाती। जब बेटी रिदा पैदा हो गई और 3 बच्चों को संभालना मुश्किल हुआ तो उसने लंबी छुट्टी लेकर ड्यूटी को खैरबाद कह दिया और घर बैठ गई।
तब नईम को और बेचैनी रहने लगी। वो कहता था, वाकई ये घर मनहूस है। जो ही घर में कदम रखता हूँ मुझे कुछ होने लगता है। बाहर अच्छा भला होता हूँ, हंसता बोलता हूँ, तबीयत हल्की फुल्की होती है, लेकिन जो ही घर आता हूँ दिमाग घूमने लगता है। कभी कभी तो यूं महसूस होता है जैसे कोई मेरे अंदर घुसकर मुझे तोड़ रहा हो, और कभी मुझे कोई उकसाता है कि मैं किसी को मारूं, किसी का कत्ल कर दूं। ऐसी बातें सुनकर मारिया दम बखुद रह जाती थी। सोचती थी कहीं नईम का दिमाग ना पलट जाए। मैं यहाँ बच्चों के साथ अकेली रहती हूँ, जाने ये घर आसेब ज़दा है या नहीं, मगर नईम ज़रूर दिमागी तौर पर बहक गया है, वरना अच्छा भला था। अब क्यों बात बात पर उलझता है और मारने को दौड़ता है। ससुर भी फौत हो गए थे, शिकायत किससे करती, कोई सहारा ना रहा था। कभी हमारे घर आकर अम्मी से दुख बयान कर जाती थी। अब नईम का मामूल बन गया था बीवी को मारना पीटना। बेचारे छोटे छोटे बच्चे माँ को इस तरह पीटता देखकर बहुत रोते बिलखते थे, बाद में चुप हो जाते थे। एक दिन रात को नईम नशे में था या न जाने क्या बात थी, उसने मारिया को बहुत मारा। उसके गले में केबल का तार डालकर उसे ख़त्म करना चाहा, मगर हाथ पैर चलाकर मारिया ने खुद को बचा लिया। रात की चीख पुकार पर मोहल्ले वाले गुस्से में थे और सुबह वो सब नईम के घर पहुंच गए। उन्होंने मारिया को नईम की गिरफ्त से निकाला और उसे बुरा भला कहा कि यहाँ से निकल जाओ, हम तुम जैसे आदमी को अपने मोहल्ले में नहीं रख सकते। उस वक्त उसने हाथ जोड़कर माफ़ी मांग ली और कहा कि मैं आइंदा ऐसी हरकत नहीं करूँगा। उन्होंने कहा कि हम तुमको आखिरी बार कहते हैं कि अगर आइंदा ऐसा हुआ तो हमसे बुरा कोई ना होगा। उस दिन शाम को नईम खुद ही किसी बाबा के पास गया और अपने लिए पानी दम करा के ले आया। मारिया से माजरत की कि खुदा जाने मुझे क्या हो जाता है, मैं तुमको मारना नहीं चाहता, लेकिन जब मारता हूँ खुद मुझे पता नहीं होता कि क्या कर रहा हूँ। बाबा ने कहा है कि ये घर आसेब ज़दा है और वो यहाँ दम करने आएंगे। मारिया ने इन बातों पर ध्यान ना दिया, क्योंकि अब ऐसा आलिम हो गया था कि वो नईम से नफरत करने लगी थी। दूसरे दिन वो मारिया और बच्चों को घुमाने गांव ले गया। नहर पर मारिया को धक्का दिया, ताहम वो संभल गई और फौरन किनारे पर बैठ गई। इस तरह पानी में गिरने से बच गई। तब नईम ने उसके पांव पकड़कर माफ़ी मांगी कि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। मारिया अब हमारे घर नहीं आती थी, वो किसी के घर भी नहीं जाती थी। तभी अम्मी कभी कभी खैरियत मालूम करने चली जाती थीं, कहीं नईम ने उसको फिर मारा तो नहीं है। अम्मी, अब्बू और दूसरे मोहल्ले वाले उसे बहुत समझाते थे और वो मान भी जाता था। एक दिन हफ्ता था और हम सोच कर सोए थे कल देर से उठेंगे, क्योंकि अगले रोज़ इतवार था। उस रोज़ हम रात को ये इरादा करके सोए थे। खुदा की करनी कि उस दिन सुबह 6 बजे ही मोहल्ले में शोर मच गया कि नईम मारिया को बाहर सड़क पर मार रहा है। इससे पहले हमारे मोहल्ले में कभी ऐसी बात नहीं हुई थी। मोहल्ले में हलचल मच गई। मारिया के घर के सामने ये तमाशा हुआ। उसकी हालत देखी नहीं जाती थी। उसको इतना मारा था कि कपड़े फट गए थे। ये आलम के अल्लाह माफ़ करे। उसे मोहल्ले के एक बुजुर्ग अपने घर ले गए और सब मोहल्लेदारों ने मिलकर नईम से कहा कि जाकर अपने बड़ों को बुला कर लाओ। वो बच्चों को लेकर माँ के घर चला गया। मकान को ताला लगा गया। बुजुर्गों ने पूछा, मारिया बताओ तुम क्या चाहती हो? वो बोली, घर आबाद रखना चाहती थी, मगर नईम को ये दौरे पड़ते हैं कि बेबात मारने लगता है। इस तरह तो ये मेरी जान ले लेगा। मैंने बहुत बर्दाश्त किया है, अब ये सब कुछ मेरी बर्दाश्त से बाहर है। मैं इससे फैसला चाहती हूँ, लेकिन बच्चे मुझे दिलवा दे। ये बातें हो रही थीं कि नईम का बड़ा भाई आ गया। सब ने उसको लान तान की कि जब से ये लोग यहाँ आए हैं आप लोगों में से कोई इनका हाल अहवाल जानने नहीं आता। ऐसी संगदिली ठीक नहीं। खैर फिर सब ने मिल मिलाकर मारिया और नईम की सुलह करा दी और उसने कुरान पर हलफ दिया कि वो अब अपनी बीवी को ना मारेगा। एक दिन उनके घर से कुछ तोड़ने की आवाज़ आई। हमने पता किया, मालूम हुआ कि वो अपने घर की सीढ़ियाँ तोड़ रहा है, क्योंकि छत पर दूसरी मंजिल तामीर कराना चाहता है ताकि मारिया अकेली ना रहे। नई मंजिल को किराए पर उठाने से माकूल आमदनी भी हो जाएगी। उस दिन जुमेरात थी। पहले वो मजदूर लेने गया, मगर मजदूर ना मिला तो बड़ा सा हथौड़ा लाकर खुद ही सीढ़ियों के आगे की दीवार तोड़ दी जो खुद उसने बनवाई थी। फिर छत पर गया।
उसी दिन शाम को उनके घर की बिजली चली गई। तार वाला खंबा छत के मुडेर के पास था। वो वापडा का मुलाजिम था, बिजली के तार ठीक करने का काम करता था। बस उसने खुद ही बिजली के खंबे पर चढ़कर तार ठीक करने की ठान ली। जब वो बिजली के तारों को घर से पीछे हटा रहा था तो सारे मोहल्ले की लाइट बंद हो गई। सख्त गर्मी में मेरे मुंह से निकला, अल्लाह करे ये बिजली वाले मर जाएं। इतनी गर्मी है और पंखा बंद हो गया है। अम्मी ने मुझे डांटा कि ऐसा नहीं कहते। अचानक बाहर शोर की आवाज़ सुनाई दी। पता चला कि नईम खंबे पर चढ़ा बिजली ठीक कर रहा था कि उसके कमर के गिर्द पड़ी बेल्ट ढीली हो गई और वो ऊपर से गिर गया। गिरते ही सर फट गया और अल्लाह को प्यारा हो गया। आन की आन में मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए। हम भी गए, उसकी मैयत रखी थी। लगता जैसे उसको किसी ने गला दबाकर मारा है। आंखें उभरी हुई और खुली थीं और उनके गिर्द नील पड़े हुए थे। सर पिचक गया था। मारिया औरतों के बीच ऐसे बैठी थी जैसे आंखों के आंसू खत्म हो गए हों। अलबत्ता नईम की माँ और बहनें बिलक बिलक कर रो रही थीं। 3 दिन बाद मारिया का घर खाली हो गया। ससुराल वाले दोबारा नहीं आए। बच्चों की भी फिक्र ना की, जैसे वो उनके कुछ लगते ना हों। अब मारिया अपने बच्चों के साथ अकेली घर में रहती है। वो नौकरी करती है। उसके घर की तामीर वैसे ही रुकी हुई है। किसी ने बिखरा हुआ मलबा तक नहीं उठाया। आज भी ईंटें उसी जगह उसी तरह बिखरी हैं जिस तरह पहले बिखरी हुई थी। इस पर बड़ी जिम्मेदारी है। तन्हा जिंदगी का सफ़र बहुत लंबा है। मालूम नहीं उसे नईम से शादी करके क्या मिला। अब अल्लाह जाने कि ये मकान आसेब ज़दा था, इसलिए जन्नात ने नईम को मौत के घाट उतारा, या फिर जो वो अपनी बीवी पर जुल्म करता था उसकी सज़ा मिली। दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।